हमारे चारों ओर की दुनिया क्या कमाल की है ना। छोटे छोटे कीड़ों से लेकर विशाल पेड़ों तक। पर कभी सोचा है ये सब इतने अलग अलग क्यों दिखते हैं? आज हम इसी मजेदार दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे सजीव जगत की इस अद्भुत विविधता को। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक क्लासरूम की कहानी से। जरा सोचिए, विज्ञान की टीचर श्रीमती सुखेजा अपनी क्लास को बाहर ले जाती हैं एक नेचर वॉक पर। वहां बच्चे उछलते कूदते बंदर देखते हैं, चहचहाते पक्षी और ना जाने कितने ही तरह के पेड़ पौधे। ये छोटा सा अनुभव ही असल में विविधता यानी डाइवर्सिटी का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि पौधों और जानवरों को ग्रुप्स में क्यों बांटा जाता है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कैसे ये सब अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए खुद को ढाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से। जब हम कहते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, तो इसका असली मतलब क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है किसी भी जगह पर मौजूद अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे। पर बात सिर्फ गिनती की नहीं है, असली कमाल तो ये है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पेड़ पक्षियों को घर और खाना देते हैं, तो वहीं जानवर फलों को खाकर उनके बीज दूर दूर तक फैलाते हैं। एकदम एक परफेक्ट साइकिल की तरह, जहाँ सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। अब जरा सोचिए, इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भाई, इन सभी को एक एक करके पढ़ना तो नामुमकिन सा लगता है ना? तो सवाल यही उठता है कि अगर हम हर एक जीव को अलग अलग पढ़ने बैठें तो शायद सदियां बीत जाएंगी। तो फिर इसका हल क्या है? कैसे समझें इस विशाल दुनिया को? इसका जवाब है ग्रुपिंग। जी हाँ, विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो जीवों को उनकी समानताओं और अंतरों के आधार पर छोटे बड़े ग्रुप्स में बांट देते हैं। और बस इसी तरीके से पूरी कुदरत की किताब को पढ़ना और समझना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए इस वर्गीकरण को समझने की शुरुआत करते हैं पौधों से। देखते हैं कि हम पौधों को उनके तने, पत्तियों और जड़ों जैसी बाहरी बनावट के आधार पर कैसे अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं। अच्छा, सबसे आसान तरीका है उनके साइज और तने को देखना। जैसे जो शाक यानी हर्ब्स होते हैं, जैसे घास, वो बहुत छोटे और मुलायम तने वाले होते हैं। फिर आती हैं झाड़ियाँ यानी श्रब्स, जैसे गुलाब का पौधा। ये मीडियम साइज के होते हैं और इनका तना सख्त होता है। और आखिर में आते हैं वृक्ष यानी बड़े बड़े पेड़, जैसे आम का पेड़। इन्हें तो हम सब जानते ही हैं, विशाल और मजबूत। अब जरा पत्तियों पर गौर करते हैं। कभी किसी पत्ती को उठाकर उस पर बनी बारीक लाइंस के डिजाइन को ध्यान से देखा है? इन्हें शिराएं या वेन्स कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका पैटर्न भी पौधों को पहचानने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसमें भी ना मुख्य तौर पर दो तरह के डिजाइन मिलते हैं। एक है जालिका रूपी, जैसा कि गुड़हल की पत्ती में होता है, बिल्कुल एक मकड़ी के जाले जैसा। और दूसरा है समानांतर, जैसा घास में होता है, जिसमें सारी की सारी शिराएं एक दूसरे के पैरेलल सीधी रेखा में चलती हैं। और अब बात करते हैं जड़ों की, जो जमीन के नीचे छिपी होती हैं। यहाँ भी दो मेन टाइप्स हैं। एक है मूसला जड़। इसमें एक मेन मोटी जड़ होती है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। और दूसरी है रेशेदार जड़। इसमें तने के ठीक नीचे से ही बहुत सारी पतली पतली जड़ों का एक गुच्छा सा निकलता है, जैसा हमें घास में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। हमने तना, पत्ती और जड़ को अलग अलग समझ लिया। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से एक बहुत ही खूबसूरत और छिपे हुए पैटर्न में जुड़ी हुई हैं? चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पहेली की शुरुआत होती है बीज से। कुछ बीज होते हैं जैसे चना, जो दो हिस्सों में बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। इन्हें कहते हैं द्विबीजपत्री या डाइकॉट। अब मजे की बात सुनिए, जिन पौधों के बीज ऐसे द्विबीजपत्री होते हैं ना, उनकी जड़ें हमेशा, जी हाँ हमेशा, मूसला होती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्हीं पौधों की पत्तियों में आपको हमेशा जालिका रूपी यानी नेट जैसा पैटर्न ही मिलेगा। देखा, बीज, जड़ और पत्ती तीनों एक ही सीक्रेट कोड को फॉलो कर रहे हैं। ये स्लाइड इस पूरे कनेक्शन को एकदम साफ साफ दिखाती हैं। देखिए, एक तरफ है द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधे। इनमें दो हिस्सों वाला बीज, मूसला जड़ और जालीदार पत्तियां होती हैं।
और दूसरी तरफ है एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधे जैसे मक्का। इनमें एक हिस्से वाला बीज, रेशेदार जड़ और समानांतर शिराओं वाली पत्तियां। है ना कमाल? ये तो जैसे प्रकृति का अपना एक छिपा हुआ कोड है। वाह, पौधों की दुनिया में छिपे नियमों को जानने के बाद तो मजा ही आ गया। अब चलिए जानवरों के जगत की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि वो अपने अलग अलग घरों में रहने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, जानवरों को समझने के लिए ना आवास या हैबिटेट शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि वो पूरा माहौल है जो किसी जानवर को जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, हवा और सुरक्षा सब कुछ देता है। जानवरों के आवास को हम मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं स्थलीय, यानी वो जो जमीन पर रहते हैं, जैसे शेर। फिर आते हैं जलीय, जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली। और तीसरे हैं उभयचर, यानी एम्फीबियंस, जैसे मेंढक, जो जमीन और पानी दोनों में आराम से रह लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई जानवर अपने खास माहौल में जिंदा कैसे रह पाता है? इसका जवाब है अनुकूलन या एडेप्टेशन में। ये वो स्पेशल फीचर्स हैं, वो खास बनावट या आदतें हैं जो किसी जीव को उसके माहौल में फिट होने और सरवाइव करने में मदद करती हैं। और अनुकूलन का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। देखिए, गर्म रेगिस्तान के ऊंट के पास एक कोबड़ होता है ताकि वो उसमें चर्बी जमा कर सके और बिना खाए पिए लंबे समय तक चल सके। लेकिन क्या आपको पता है कि लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में भी ऊंट होते हैं? उनके 2 कुबड़ होते हैं ताकि वो बर्फीली कठोर सर्दियों के लिए और ज्यादा खाना जमा कर सके। और तो और उनके बाल भी लंबे होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं। सोचिए, एक ही जानवर लेकिन अलग अलग माहौल के हिसाब से कितने अलग अलग अनुकूलन। तो हमने वर्गीकरण देख लिया, अनुकूलन को भी समझ लिया, लेकिन अब इन सब बातों को जोड़ कर देखते हैं। आखिर ये सब जानना हमारे लिए, हमारी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है? ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी मुद्दे पर लाती हैं। जैसा कि रॉबर्ट स्वॉन ने कहा है, हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा ये विश्वास है कि कोई और इसे बचाएगा। देखिए, जब हम इस जैव विविधता को समझते हैं, तभी तो इसे बचाने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। जब हम ये जानते हैं कि हर एक जीव कितना खास है और सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, तभी हम उनके घरों को बचाने की अहमियत समझ पाते हैं। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट और प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कदम इसी समझ का ही तो नतीजा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, ये जानने के बाद कि हर पत्ती, हर कीड़ा, हर जानवर एक बड़े और जटिल सिस्टम का हिस्सा है, क्या अब हम अपने आसपास की दुनिया को थोड़े और सम्मान और थोड़ी और देखभाल से नहीं देखेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।